हेलो एवरीवन, आज डेट है 19 अप्रैल 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड और आज हम दो मैप डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है एड्रियाटिक सी का। एड्रियाटिक सी मेडिटेरियन जो सी है, मेडिटेरियन सी जो स्वेज कैनाल के थ्रू इंडियन ओशियन को डायरेक्ट अटलांटिक ओशन से या फिर एशिया को यूरोप से कनेक्ट करने का काम करता है, उस मेडिटेरियन सी का ही एक पार्ट है एड्रियाटिक सी। इस एड्रियाटिक सी के अगर हम देखें, अब आपको लग रहा होगा कि एड्रियाटिक सी से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ऐसे थोड़ा पूछेंगे कि मेडिटेरियन सी का ही एक पार्ट है एड्रियाटिक सी। देखो प्रीलिम्स में क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं कि इस साइड आपको मैप दे देंगे कॉलम 1 में और दूसरी साइड आपको सी दे देंगे कॉलम 1 में और दूसरी तरफ कॉलम बी में आपको दे देंगे कौन कौन से कंट्री उसके साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि एड्रियाटिक सी से इटली, यहाँ पर स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया और यहाँ पर मोंटेनेग्रो, अल्बानिया और ये नीचे है ग्रीस। तो ये सारे जो देश हैं वो एड्रियाटिक सी से अपनी बॉर्डर को टच करते हैं। नेक्स्ट जो मैप है वो है लेक बैकाल का। लेक बैकाल ये रशिया है और रशिया में स्थित है लेक बैकाल। साइबेरिया रशिया में लेक बैकाल है। ये जो लेक बैकाल है, बैकाल लेक जो है वो कॉन्टिनेंटल रिफ्ट लेक है। बैकाल लेक को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया हुआ है और पूरे वर्ल्ड में अगर वॉल्यूम के हिसाब से हम देखें तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ये है। वर्ल्ड्स की डीपेस्ट, क्लियरेस्ट और ओल्डेस्ट लेक के रूप में एग्जिस्ट करती है बैकाल लेक। इसमें रिवर अंगारा आउटफ्लोज फ्रॉम द लेक बैकाल। ठीक है, तो ये बैकाल लेक और एड्रियाटिक सी जो है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट चैप्टर उसकी जो फर्स्ट पेज है द हिंदू का, उसकी अगर हम बात करें तो द हिंदू में फर्स्ट पेज पर कोविड-19 जो पेंडेमिक चल रहा है उसी से रिलेटेड सारी न्यूज़ आई हैं। सिर्फ इस फर्स्ट पेज पर ये बोला गया है कि कोविड-19 के केसेज इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं। जो वैक्सीनेशन की जो दर है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। जो वो ऑक्सीजन की जो शॉर्टेज है वो हॉस्पिटल में हो रही है, बेड की शॉर्टेज है, इसके लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल हर स्टेट के बारे में बताया गया है कि किस स्टेट में किस तरीके से कोविड-19 के केसेज बढ़ रहे हैं। देखो कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा, जब आप प्रीलिम्स या मेंस या किसी भी स्पेसिफिक कोई एग्जाम देने जाते हैं तो कभी नहीं पूछेगा कि 19 अप्रैल 2021 को कोविड-19 के कितने केसेज आए थे। जब भी ऐसी कोई बड़ी जो कोई इशू चलता है उसको एक ब्रॉड व्यू में पूछा जाता है। वो आपके प्रोज है पूछ लेगा, कॉन्स पूछ लेगा, क्यों पेंडेमिक फैलता है, उससे रिलेटेड मीन्स में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। या इसमें कुछ टर्म्स हैं जैसे वैक्सीनेशन है या स्पुतनिक वी, हम रशिया की वैक्सीनेशन देख रहे थे, इस वैक्सीनेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। और इस पेंडेमिक से रिलेटेड कि किस तरीके से जो सर्कमस्टेंसेस चेंज हो रही हैं जिसकी वजह से कोविड-19 के केसेज इस तरीके से बढ़े और हमको कर्व करने में परेशानी हुई, इससे रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कभी भी डेट वाइज क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। कोई भी इशू को समझने के लिए उसको ब्रॉडर व्यू में समझने की आवश्यकता है, ना कि सिर्फ डेट वाइज किसी भी करंट अफेयर्स को याद रखने की आवश्यकता है। अब एडिटोरियल पेज पर जो डाटा आए हैं वो भी वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। हमारे इंडिया में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है उसमें इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि वैक्सीनेशन रेट अलग अलग जगह पर अलग अलग है। मतलब एक स्टेट में भी इस सिटी में अलग दर से चल रही है, इस सिटी में अलग दर से चल रही है, रेट अलग अलग है। मतलब पर 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर कहीं पर कितनी डोज दी जा रही है, कहीं पर कितनी डोज दी जा रही है। तो ये चार्ट दिखा रखा है इस इंडेक्स के ऊपर सारा जो स्टेट वाइज और वहाँ की जो सिटीज़ हैं उनके आधार पर यहाँ पर पूरा डेरिवेशन दे रखा है कि किस सिटी में किस दर से किस रेट से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। नेक्स्ट न्यूज, CBI to study SC order in ISRO case to decide on further action। कॉन्टेक्स्ट क्या है, नाम्बी नारायण जो इसरो में एक साइंटिस्ट थे, उनके ऊपर आरोप लगाए गए कुछ एस्पियोनेज
आरोप इनके ऊपर थे कि इन्होंने कुछ एक तरीके से करप्शन कुछ किया है, कुछ डाटा, इंपॉर्टेंट डाटा है वो किसी के साथ शेयर किए हैं। इसको लेकर के 1994 की बात है, केरला पुलिस ने इनके ऊपर आरोप लगाए। बाद में सीबीआई के पास में जाता है ये केस और सीबीआई इनको फ्री कर देती है कि ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया 2018 में कि एक कमेटी बनाई जाए और ये डिस्कस किया जाए कि ये किस तरीके से इनके ऊपर आरोप लगे और किस तरीके से केरला पुलिस ने क्या किया, इनको फंसाने की कोशिश की। तो अब डीके जैन कमेटी बनती है, उसकी रिपोर्ट आई है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से सीबीआई को यह ऑर्डर दिया है कि आप डीके जैन जो कमेटी की रिपोर्ट आई है उस रिकमेंडेशन को पढ़ो और 3 महीने के अंदर हमें जो भी है रिपोर्ट दो। सीबीआई ने डिसाइड किया है कि 3 महीने के जैसे ही हमें जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसका लिखित में, रिटन में हमें ऑर्डर मिल जाएगा, हम डीके जैन कमेटी की रिकमेंडेशन को पढ़ेंगे और 3 महीने के अंदर अपनी जो रिपोर्ट है हम सुप्रीम कोर्ट को सौंप देंगे। सीबीआई की अगर बात करें तो सीबीआई हमारे इंडिया की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी है। ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंस के अंडर ये आती है, ठीक है। और अगर सीबीआई के हेड की अगर बात की जाए तो सीबीआई का जो हेड है वो 2 ईयर्स का उसका टेन्योर होता है। और ये जो सीबीआई है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से अपनी पावर को गेन करती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान करप्शन का पता लगाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था, लेकिन बाद में जब इंडिया आज़ाद हो गया तो 1963 में इसके जो टारगेट हैं उनको एक्सपेंड कर दिया गया, मतलब बहुत सारे एरियाज़ की ये जांच करने लग गई। नेक्स्ट न्यूज, रेलवेज टू मैप लोकल फेस्टिवल्स नियर ट्रैक्स। 2 साल पहले की बात है, अमृतसर में दशहरा सेलिब्रेशन चल रहा था और उस दशहरा सेलिब्रेशन के दौरान जो भीड़ है वो इकट्ठी हो गई, उनके पीछे से रेलवे ट्रैक गुजर रहा था, लोगों को पता ही नहीं चला सेलिब्रेशन के दौरान और 61 पीपल जो है उनकी डेथ हो गई क्योंकि ट्रेन उनके ऊपर से गुजर गई थी। तो इसी को लेकर के जो हमारी मिनिस्ट्री है उन्होंने एक एडवाइजरी इशू की है कि जो लोको पायलट्स हैं वो उस समय अपनी जो स्पीड रिस्ट्रिक्शंस को लेकर के एडवाइजरी दी है कि आप सबसे पहले जो लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसको ध्यान में रख करके ही आपको अपनी स्पीड को मेंटेन करके चलना है। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ने बोला है कि हम क्या करेंगे, जो भी जहाँ से हमारे ट्रैक गुजर रहे हैं वहाँ पर लोकल एरियाज़ में अगर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है तो उसके बारे में सारी न्यूज़, सारी जो अवेयरनेस है उसको ली जाएगी, सारे बेसिक फैक्ट्स को लिया जाएगा, बैकग्राउंड के बारे में जानकारी ली जाएगी। और जब सेलिब्रेशन होता है तो लोको पायलट को अपनी स्पीड को, जब भी मान लो वहाँ पर कोई सेलिब्रेशन जनवरी में हो रहा है और उस ट्रैक से जो ट्रेन है उस टाइम गुजरती है तो उस समय जो स्पीड है उसको एक कंट्रोल वे में चलाने की कोशिश करेंगे लोको पायलट। नेक्स्ट न्यूज, बैट विद स्टिकी डिस्क फाउंड इन मेघालय। देखो, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और उसके साथ में यूरोपियन नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के जो साइंटिस्ट हैं उन टीम ने मिलकर के मेघालय का एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नोंगखैलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ पर एक बैट मिला है और इस बैट का साइंटिफिक नेम है यूडिस्कपस डेंटिकुलस। यूडिस्कपस डेंटिकुलस। ये जो बैट है उसके पाँव में मतलब अंगूठे में एक स्टिकी डिस्क पाई गई है और मेघालय में इसको पाया गया है। ये जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया जो है इसमें स्पेशली म्यांमार, वियतनाम, वहाँ पर ऐसे बैट पाए जाते हैं। तो इंडिया में भी पाया गया। अगर टोटल हम इंडिया में देखें जो बैट की स्पीसीज है इसमें 130 हैं और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में हम देखें तो 66 स्पीसीज के रूप में पाया गया है। एक नई स्पीसीज है जो बम्बू ड्वेलिंग बैट के रूप में पाई जाती है, मतलब बम्बू के जो पैचेज हैं वहाँ पर ही ये बैट पाए जाते हैं। और इनके पाँव में जो ये डिस्क स्टिकी जो डिस्क है वो उनको बम्बू के ऊपर एस्टेब्लिश करने में काफ़ी हेल्प करती है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में अगर बेसिक फैक्ट देखें तो ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर एक सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है और इसको 1916 मतलब 1916 में ही एस्टेब्लिश कर दिया गया था। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है लेकिन पूरे इंडिया में 16 रीजनल स्टेशंस हैं इसके जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और उन्हीं के साथ मिलकर के एक ऑपरेशन के साथ काम करती है। नेक्स्ट न्यूज,
अमिड हाई डिमांड्स रेलवे टू रन ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन्स। देखो, हर स्टेट में जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है कोविड-19 को लेकर के, तो इसीलिए जो हर स्टेट अपने यहाँ पर आपूर्ति की अच्छे से सप्लाई हो सके, लेकिन अब रेलवेज ने मिलकर के ये कोशिश की है कि मेडिकल ऑक्सीजन जो विशाखापट्टनम, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो यहाँ से आती है, वहाँ पर ट्रेन जाएगी, एक साथ में जो लिक्विड ऑक्सीजन है उसको फिल करेगी और फिर उसको सप्लाई किया जाएगा अलग अलग स्टेट में जहाँ पर उसकी कमी है। नेक्स्ट न्यूज, DRDO सेटअप 500 बेड फैसिलिटी इन दिल्ली। जो DRDO सेंटर है हमारा, उसने कोशिश की है कि दिल्ली के पास में कोविड-19 की जो हमारा एयरपोर्ट है दिल्ली में, उसके पास में 500 बेड की एक वो अस्थायी रूप से हॉस्पिटल बनाने की कोशिश करे, ताकि कोविड-19 के जो केसेज बढ़ रहे हैं वो उसमें उन लोगों को एडमिट किया जा सके। देखो, इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि हमारे इंडिया के जो भी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट हैं वो कोविड-19 पेंडेमिक जैसी समस्या से निपटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर DRDO के बारे में सारे बेसिक फैक्ट्स को हम देखें तो ये जो DRDO है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है और उसी के अंडर ये काम करता है। इसका जो काम है DRDO का कि वर्ल्ड क्लास साइंस और टेक्नोलॉजी बेस को इंडिया में एस्टेब्लिश करना और हमारा जो डिफेंस सर्विस सिस्टम है उसको काफ़ी अच्छे, मतलब बहुत अच्छे तरीके से हमारे डिफेंस सिस्टम को बहुत ही कम्पिटिटिव सिस्टम्स देना और सॉल्यूशंस देना। पूरे मतलब सीधी सी बात यह है कि इंटरनेशनली जो भी वेपन सिस्टम बन रहे हैं उनके कंपैरिजन में, उनके कंपटीशन में हम भी बहुत अच्छे वेपन्स बनाएं और कोई भी प्रॉब्लम का बहुत अच्छा सॉल्यूशन हम दें। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, फॉरेन पेज से है। US चाइना एग्री टू कोऑपरेट विद अर्जेंसी ऑन क्लाइमेट क्राइसिस। देखो, US के एक स्पेशल क्लाइमेट एनवॉय जॉन कैरी पहले इंडिया की विजिट पर थे, अब फिर चाइना की विजिट पर वो गए हैं। क्लाइमेट चेंज में अभी मीटिंग होने वाली है, मिस्टर जो बाइडेन मीटिंग करेंगे जिसमें 40 से ज़्यादा जो कंट्री हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। तो मिस्टर जॉन कैरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी बिग पोल्यूटर है वो एक तरीके से इसके ऊपर आए और क्लाइमेट चेंज को, जो भी परेशानी हो रही है, क्लाइमेट चेंज जो चेंज हो रहा है समय के साथ में, उसको एक जगह कंट्रोल करने की हम कोशिश करें। तो चाइना और US जो है वो सहमत हुए हैं, एग्री हुए हैं एक दूसरे के साथ कि क्लाइमेट चेंज को, क्लाइमेट क्राइसिस को हम काउंटर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट न्यूज, म्यांमार सैडो गवर्नमेंट वांट्स। हाँ सॉरी, इस न्यूज में एक देखो, एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट ये है कि जो चाइना जो है वो बिगेस्ट, वर्ल्ड्स बिगेस्ट कार्बन एमिटर है और फॉलोड बाय US। मतलब US और चाइना पूरी वर्ल्ड में जितना भी पोल्यूशन होता है उसमें सबसे ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पर जो कोल है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इंडिया से सीखना चाहिए कि किस तरीके से इंडिया जो है एक डेवलपिंग कंट्री होने के बावजूद भी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर इतना फोकस कर रहा है। और उतना ही फोकस, ऐसा नहीं है कि चाइना नहीं कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, लेकिन वहाँ पर अभी कोल का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो उसको काउंटर करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज़्यादा रिलाई करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट न्यूज, म्यांमार सैडो गवर्नमेंट वांट्स इनवाइट फॉर आसियान क्राइसिस टॉक्स। कल हमने एक न्यूज़ डिस्कस की थी कि म्यांमार की जो सैन्य सरकार है वो 24 अप्रैल को जब आसियान की मीटिंग होगी तो उसमें जाएगी, लेकिन म्यांमार की जो सैडो गवर्नमेंट है, मतलब जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बनने वाली थी, उसी ने, वो अभी पावर में नहीं है, लेकिन एक तरीके से लोगों ने उन्हीं को चुना है। तो म्यांमार की उसको सैडो गवर्नमेंट बोल रहे हैं। उस म्यांमार की सैडो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि आसियान जो है वो उनको भी इनवाइट करे। आसियान किस तरीके से, मतलब ऐसे नहीं है कि आसियान वहाँ पर आर्मी ने अपनी पावर ले ली है तो आर्मी को अपने यहाँ पर डिस्कस करने के लिए बुलाए। म्यांमार में प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ पर सेना की सरकार भी है और सैडो गवर्नमेंट, दोनों को ही बुलाया जाए, टॉक्स की जाए, बातचीत की जाए। और जब उस ऑर्गेनाइजेशन में आप दोनों को ही पार्टिसिपेट करोगे तो दोनों के मन में ये रहेगा कि हाँ, हम दोनों ही म्यांमार के ऊपर शासन कर सकते हैं। अगर मिलिट्री को आसियान बुलाएगा तो मिलिट्री को ये लगेगा कि मैं ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको, म्यांमार कंट्री को, तो वो दूसरी जो गवर्नमेंट है जिसके लिए प्रोटेस्ट चल रहा है वो काम ही नहीं कर पाएगा। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन आर्मी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर लेता है तो आर्मी के मन में, तो देखो
जो पहले से जो कॉन्फिडेंस है वो और ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगा, और जो शैडो गवर्नमेंट म्यांमार में है उनमें जो कॉन्फिडेंस है वो और लो लेवल पे आ जाएगा। तो आसियान को एक बिग ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 10 कंट्रीज आते हैं। बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत 1967 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो आसियान को कोशिश की जानी चाहिए कि इस प्रॉब्लम को, इस क्राइसिस को टॉक्स के थ्रू सुलझाने की कोशिश की जाए। नेक्स्ट न्यूज, सऊदी ईरानियन ऑफिशियल्स होल्ड टॉक्स टू रीसेट रिलेशन रिपोर्ट। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बोला गया है कि सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में जो काफ़ी लंबे समय से टेंशन चल रही है उसको सोल्व करने की कोशिश की जा रही है और बैक चैनल टॉक्स चल रही हैं। देखो, अभी इंडिया और जो पाकिस्तान हमारे पड़ोसी देश हैं वहाँ भी बैक चैनल टॉक्स चल रही थी। अभी बैक चैनल टॉक्स चल रही हैं। यूएई एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सेम उसी तरीके से इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है वहाँ पर भी जो हमारी सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, जो हमारे फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको ये पावर दी गई कि आप ये डिसएंगेजमेंट का प्रोसीजर करो। तो बिना युद्ध के भी जो टेंशन है, जो क्राइसिस है, उसको सोल्व किया जा सकता है इस बैक चैनल टॉक्स के थ्रू। अब सऊदी अरेबिया और ईरान में जो मेजर प्रॉब्लम है, कंसर्न है, वो तो है ही। इसके अलावा सऊदी अरेबिया और ईरान ना सिर्फ डायरेक्ट एक दूसरे से लड़ते हैं, बल्कि किसी और देश में जाकर के, किसी और देश में जो प्रॉब्लम चल रही है उसमें जाकर के भी उन दोनों में संघर्ष चलता रहता है। जैसे यमन की हम बात करें तो यमन जो सऊदी अरेबिया है वो वहाँ की गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, और जो यमन में हती रिबल्स हैं उनको सपोर्ट करता है ईरानियन। तो उनको लेकर के भी सऊदी अरेबिया और ईरान से यमन जैसे देश में भी आपस में क्लैश उनमें चल रहा है। नेक्स्ट न्यूज, 6 कॉल फॉर गन रिफॉर्म्स इन यूएस। देखो, हमारे इंडिया में जो चीज़ बहुत इजीली मिल जाती है, वैसे ही यूएस में जो गन्स हैं वो बहुत इजीली मिल जाती हैं, और यही कारण है कि कभी भी वहाँ पर फायरिंग हो जाती है, और उसी की वजह से बहुत सारे जो निर्दोष लोग हैं, वो जो इनोसेंट जो लोग हैं, उनकी डेथ हो जाती है। अभी ऐसा ही इंसिडेंट हुआ, और बहुत सारे सिख लोग इसमें माने गए। यूएस में काफ़ी सिख लोग रहते हैं। उन सिख लोगों की डेथ होने के बाद में जिन लोगों की डेथ हुई, इनकी फैमिली ने प्रोटेस्ट किया कि यूएस में गन रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। जो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कोशिश की जाए कि गन रिफॉर्म्स की जाए, ना कि सिर्फ स्टेट लेवल पर बल्कि सेंटर लेवल पर भी। नेक्स्ट न्यूज, इजराइल रिलैक्सेज मास्क मैंडेट। कोविड-19 पेंडेमिक पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट कर रहा है, जिसमें इजराइल भी इफेक्ट हुआ, लेकिन इजराइल ने जो अपनी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेशन दी है, और इसीलिए इजराइल ने पब्लिक मास्क जो मैंडेट है उसको हटा लिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, जब इंडोर्स में और लार्ज गैदरिंग जब होती है तो उस समय जो मास्क है वो रिक्वायर्ड है। इजराइल में मास्क को लेकर के कुछ ढील बरती गई है। इसके अलावा जो वहाँ पर कोविड-19 की वजह से स्कूलें बंद थी, उन सब को खोल दिया गया है। मतलब कंप्लीटली वहाँ पर स्कूल सब कुछ ओपन हो चुकी हैं। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। हम होप करते हैं कि इंडिया में भी जल्दी से ऐसा ही हो और सेकेंड वेव से हमें मुक्ति मिले। हमारे जो लोग हैं, हमारी जो पॉपुलेशन है वो कम से कम इफेक्ट हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो वैक्सीनेशन का डोज जो दिया जा रहा है वो इंक्रीज किया जाए, ताकि प्रॉब्लम को कर्ब कर सकें। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।